स्टार्ट करें हम लोग। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ वैसे तो भाई मेरे बहुत बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब कंपनी लॉ में अगर तुम बहुत नए स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जो शुरू से शुरू करना चाहता है तो उनके लिए कुछ एडवाइस है मेरे पास। देखो, मैंने ना सेक्शन चार्ट करके एक मेरे पास नोट्स है जो कि हमारे फ्री रिसोर्स सेक्शन को पे मिल जाएगा। फ्री रिसोर्स सेक्शन आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ, अपने आप को लॉगिन कर लो। वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्स का टाइल दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा सेक्शन चार्ट। मैं एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इन कंपनी लॉ वो सारा इस सेक्शन चार्ट में से ही बनने वाला है। और ये कंप्लीट सेक्शन चार्ट नहीं है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर ने सारे सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये सेक्शन चार्ट जो है बहुत बारीकी से हम लोगों ने लिखा है, ड्राफ्ट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट बनाया है। अगर वो आप लोग डेली रिवाइज करोगे ना, सेक्शन का नंबर आपके दिमाग में छप जाएगा, बाई जून एग्जामिनेशन तक आपके दिमाग में छप जाएगा एंड आप हर क्वेश्चन में सेक्शन कोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1 मार्क करके एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप सेक्शन प्रॉपरली कोड करो कंपनी लॉ में। तो ये ज़रूर देखना है। फ्री सेक्शन चार्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम आवर एप्लीकेशन एंड फिर आपको दबा के उसको एवरी डे 10 मिनट देना है सिर्फ सुबह उठ के, तो आपका देखोगे नसों में बस जाएगा। और कंपनी लॉ याद रखना कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स सब्जेक्ट होता है, तो कोर्स सब्जेक्ट आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या देखेंगे हम लोग चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंपनी लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से आया कैसे आया। ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे कंपनी लॉ का। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस करके एक टॉपिक है वो देखेंगे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये बहुत फेमस एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये एग्जामिनेशन में बहुत बहुत फेमस है, वो आ जाता है। एप्लीकेबिलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट, डेफिनेशंस एंड की कंसेप्ट एंड MCA 21। तो स्टार मार्क वाले जो टॉपिक है इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर इतू सा भी डाउट रहे ना तो वो आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है, मैं पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे कि कंपनी लॉ होता क्या है। अगर हिस्ट्री आपको नहीं पता तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो कंपनीज एक्ट, ये जो तुम पढ़ते हो ना कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना कंपनीज एक्ट का ए हमेशा कैपिटल रहेगा। कहीं पर भी आप लिख रहे हो ए हमेशा कैपिटल रहेगा, वरना अगर तुमने ACT एक्ट लिख दिया तो इसका मतलब होता है नाटक। तो ये नहीं लिखना है, ACT कैपिटल, ए कैपिटल रहेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब 2013 तो इसका मतलब तो ये थोड़ी ना कि कंपनीज एक्ट जो है 2013 में बनाया गया है, नहीं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट आया था 1866 का, उसके बाद आया 1882, फिर आया आपका 1913, फिर आया 1956। जो मोस्टली आपको जितने भी टीचर्स दिखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर आज के दिन जो जिंदा है, सब लोग 1956 वाला ही बैच वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आया फिर 2013, मेरे को छोड़ के मैं 2013 वाले बैच वाला स्टूडेंट हूँ। अब देखो ये होता क्या है सर, ये एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन मैं तुमको इस प्रकार से बताऊंगा, सुनो कि ये जो पहले कंपनीज एक्ट 1866 आया, ये तो बहुत बहुत डेकेड्स पहले है, सेंचुरीज पहले है। ठीक है ना, तो क्या वो आज की डेट में रेलेवेंट रहेगा? नहीं। तो जब कभी भी कोई भी एक्ट इररिलेवेंट हो जाता है ना, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, रिपील कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रिपील कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताओ? रिपील कर देते हैं। रिपील करने का मतलब क्या होता है? ये देखो रिपील, ये दिख रहा है तुमको? रिपील करने का मतलब होता है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो कंपनीज एक्ट 1866 जब बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो चुका था, इसको जड़ से उखाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया। हम लोगों ने फिर लाया 1882 वाला कंपनीज एक्ट। उसके बाद हम लोगों ने
ये भी इररिलेवेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लाया 1913 वाला कंपनीज एक्ट, ये भी इररिलेवेंट हो गया। फिर हम लोगों ने लाया 1956 वाला कंपनीज एक्ट, फिर ये भी इररिलेवेंट हो चुका था। उसके बाद फाइनली आया 2013 वाला कंपनीज एक्ट। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो रिपील का चक्कर है ये कि जब कभी भी कोई भी एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा, कई मायनों में इररिलेवेंट हो जाए, सिर्फ एक दो प्रोविजंस नहीं, बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए, तो उसको हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं उसको। इसलिए हम लोग कहते हैं उसको रिपील करना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। और एक होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके कंपनीज एक्ट में कुछ लॉस, कुछ नियम वगैरह, छोटा छोटा चेंजेस अगर लाना हो तो हम लोग अमेंड करते हैं, क्योंकि बार बार रिपील करना पॉसिबल नहीं होता है। पूरा कंपनीज एक्ट थोड़ी ना रिलेवेंट हो जाता है। हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इस प्रकार से ना अमेंडमेंट, छोटे मोटे अमेंडमेंट यहाँ से वहाँ से हम लोग लाते हैं। तो जो छोटा मोटा चेंजेस होता है वो हम लोग चेंजेस कंपनीज एक्ट में लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स। ये अमेंड हो चुका है, अगर आप सुने होंगे इस चीज़ को, अमेंड हो चुका है मतलब पहले वो था, ये अब चेंज हो चुका है, इस प्रकार से होता है। ठीक है? तो कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है ना, इसलिए ये हो जाता है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी यू हैव टू बी कंटिन्यूसली स्टडिंग कंपनीज लॉ। क्यों? क्योंकि बार बार चेंज होता रहेगा, एवरी 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो आपको पढ़ते रहना है अनलिमिटेड टाइम। प्रोफेशनल कोर्स में यू हैव टू स्टडी टिल यू डाई। ठीक है? आप काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर भी घर में बैठ के पढ़ना होता है कंपनी लॉ, क्या चेंजेस आया है, क्या नहीं आया है, रिवाइज करना होता है सब कुछ। दिस इज योर कोर कंसेप्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? टेंशन वाली बात तो नहीं है, इजी। ठीक है? भारी भरकम चेंजेस तो हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, रिपील कर देंगे। छोटा मोटा चेंजेस ये वो फिर हम लोग अमेंड कर देंगे। ठीक है? जैसे कोविड आया, कोविड एक अननेचुरल सर्कमस्टेंस था। ठीक है? एक अननेचुरल एक्सीडेंट था पूरे वर्ल्ड में। अब उस समय पे देखो, बिजनेस तो ऑनलाइन जा चुका था ना, तो उसमें कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस की चेंजेस लाने थे, है ना? तो चेंजेस कैसे लाए? क्या हम कंपनी से उखाड़ के फेंक दिए कोविड में? नहीं, हम लोगों ने अमेंड किए, कुछ ना कुछ अमेंड किए, जिससे बिजनेसेस स्मूथली चल पाए, अपने घर में बैठ के भी लोग जो है बिजनेस कर पाए। तो वो लिख के रखना होता है लॉ वगैरह, तो वहाँ पे चेंजेस लाए। ठीक है? आफ्टर कोविड फिर से हम लोग चेंजेस लाए। तो ऐसे सिचुएशंस के हिसाब से जो चेंजेस, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो छोटे मोटे चेंजेस लाना ज़रूरी है, वो हम लोग लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स। और अगर बहुत बड़ा भरकम चेंज करना है तो वो हम लोग कर देते रिपील। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो अभी के अभी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनीज एक्ट तो पढ़ रहे हो, लेकिन बताओ कंपनी का डेफिनेशन तुमको पता है क्या? कंपनी का डेफिनेशन तुमको पता है क्या? बताओ। कंपनी का डेफिनेशन पहले मैं यहां से तुमको करवाऊंगा, उसके बाद मीनिंग समझाऊंगा। एज पर द सेक्शन 2 clause 20 of the Companies Act 2013, a company is defined as a company incorporated under this act or under any previous company law, or under any previous company law। क्या बताओ? और under any previous company law और under this act, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, एक चीज तुमको समझाता हूं मैं। लेमेंस टर्म में ना, या फिर कोई भी आम इंसान किसी भी कंपनी को, फॉरेन हो जाए या फिर जो कुछ भी, उनको देखकर कहते कि वो कंपनी है, वो कंपनी है, वो कंपनी है। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में वो डेफिनेशन सबको नहीं दिया गया है। सिर्फ केवल वही कॉरपोरेट्स जिन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर किया है, या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, फिर तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले जो था 1882, तो उन प्रीवियस कंपनीज एक्ट में भी अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तब जाके हम उसको कहते हैं, उस कॉरपोरेट को कहते हैं कंपनी। उस कॉरपोरेट को हम लोग कंपनी कहते हैं। ठीक है? उस कॉरपोरेट को हम लोग कंपनी कहते हैं। कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट मतलब जो अभी तक कंपनी हुआ नहीं है, वो सिर्फ बनाया गया है फॉर वर्किंग, लेकिन वो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बॉडी, ठीक है, जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड मेक अ अरेंजमेंट,
जहाँ पे उनका खुद का एओए होता है, एमओए होता है, ठीक है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, तो वो होता है। अगर तुमको कंपनी खोलना है तो सबसे पहले तुमको एक बॉडी कॉर्पोरेट होना होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, आप लोग टेंशन मत लो। ऐसा नहीं समझना है कि सर मेरे दिमाग के ऊपर सब कुछ जा रहा है, नहीं, वो ऐसे अचानक एक दिन में नहीं समझोगे, धीरे धीरे ये समाएगा तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोच लो कि कंपनी क्या होता है। किसी ने भी अगर तुमको पूछ ले कि कंपनी क्या है, तो बोल देना कि भाई जितने भी कॉर्पोरेट्स कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर इससे पहले जो कंपनीज लॉ थे उनमें रजिस्टर्ड है, तो आप एक कंपनी हो। समझ में आ रहा है? तो आप एक कंपनी हो, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपल टर्म्स में क्या बताया। इन सिंपल टर्म्स, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी formed by a group of individual to engage in business activities with a separate legal identity from its members. Separate legal identity from its members. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। याद रखना कि कंपनी बनाने में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो आएंगे एक साथ, ठीक है। ये होगा राम, ये होगा श्याम, ये होगा भरत, ये होगा लक्ष्मण। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक साथ आएंगे फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी, एक कंपनी खोलने के लिए। तो इनका खुद का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगा कि नहीं बताओ। राम एक अलग आदमी है, श्याम एक अलग आदमी है, जोदू मोदू ये अलग आदमी है, भरत लखन ये अलग आदमी है। इस प्रकार से अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और वो लोग सब लोग मिल के एक हो रहे हैं फॉर फॉर्मिंग ए कंपनी, फॉर्मिंग ए कंपनी। हमेशा याद रखना ये जो कंपनी है ना, ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ठीक है। ये भी एक इंसान है, ठीक है। ये इंसान कैसे सर? इसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसका एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसका एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये इसका नेशनलिटी है, इसका रेसिडेंस है। समझ में आ रहा है? ये एक इंसान है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं, जिंदा जागता हुआ इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंसान है, हम लोग कहते हैं, ठीक है। इज अ पर्सन, इज अ लीगल पर्सन, ठीक है, लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में भी लागू होता है। अब कंपनी का समझो एक चीज, हमेशा याद रखना कि कंपनी जो है ना अपने इनकॉर्पोरेटर्स मतलब ये बंदे जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट का मतलब समझ लो। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब वो बनाना वाला बनाना नहीं। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जन्म देना। समझ में आ रहा है? जन्म दिया। किन्होंने जन्म दिया? ये लोग। तो इनको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेटर्स, इनकॉर्पोरेटर्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेटर्स। इन्होंने बनाया है इस कंपनी को। कंपनी जैसे रजिस्टर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी कहला सकते हैं हम लोग। ये कंपनी कहलाएगा अपने आप को, ठीक है। रजिस्टर कर लिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये आज से कंपनी, जैसे कंपनी बन गया, ये एक लीगल सेपरेट पर्सन है, ये एक लीगल पर्सन है, ठीक है। ये लीगल पर्सन है, अलाइव नहीं है पर्सन, मतलब जिंदा पर्सन नहीं है, लेकिन लीगल पर्सन। इसको हम लोग कहते हैं कंपनी से लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, इस प्रकार से कहते हैं हम लोग, ठीक है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, लेकिन अलाइव नहीं है, लेकिन लीगल पर्सन है। अगर लीगल पर्सन है तो इसका क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा बताओ ना? हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बताओ ना? इसके पास क्या क्या है? इसके पास खुद का पर्सनैलिटी है, इसके पास खुद का रेसिडेंस है, खुद का नेशनलिटी है, ठीक है। तो ये सब कुछ है लीगल पर्सन के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो धीरे धीरे समझेंगे। ये सब पता है रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है सर? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल है ना, इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है सर?
मैं तुमको मोटा मोटा ऊपर में बता रहा हूँ अभी के लिए। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेटर्स और ये अपना कंपनी, इन्होंने मिलके बनाया एक कंपनी, लेकिन ये और कंपनी एक नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में दरार है, मतलब एक डिवीजन है, एक बाउंड्री है। कंपनी खुद में एक लीगल पर्सन है, ये अलग है इनसे। ये कंपनी में काम जरूर करते हैं, लेकिन इनका ठीक है, इनका और कंपनी का अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इसका सेपरेट पर्सनैलिटी है। अगर राम का कोई पर्सनैलिटी है तो वो पर्सनैलिटी कंपनी का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर श्याम का कोई पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी कंपनी का नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी तीसरे इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है वो इसका है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में एक गैप है, एक बाउंड्री है। ठीक है, एक बाउंड्री है। पकड़ लो, कंपनी में कुछ घटना घटा, कंपनी में आग लग गया, कंपनी जल के मर गया। ठीक है, तो कंपनी अगर जल के मर गया, कंपनी में आग लग गया, तो कंपनी में जितने भी लॉस होंगे ना, वो लॉस ये इनकॉर्पोरेटर्स जिन्होंने बनाया कंपनी को वो बेयर नहीं करेंगे। उसका जिम्मेदार ये लोग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? उसका जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। समझे? क्यों सर, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक अलग इंसान है। ये जल के मर गया तो इनका क्या सर? लेकिन यही तो कंपनी रन कर रहे हैं, यही तो कंपनी चला रहे हैं। ये कंपनी जरूर चला रहे हैं, लेकिन बाहर से इनका एक अलग बाउंड्री है, इनका एक अलग बाउंड्री है। ठीक, कंपनी एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अगर डूब गया कल, तो इनके जो इनकॉर्पोरेटर्स हैं वो लॉस बेयर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। पकड़ लो, तुमने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी डूब गया, तो क्या तुम कंपनी के डायरेक्टर्स, इनकॉर्पोरेटर्स जो है उनको जाके थोड़ी पकड़ोगे कि तुमने कंपनी को डुबा दिया? भाई, तुमको भरोसा था डायरेक्टर्स के ऊपर, तुमको भरोसा था इनकॉर्पोरेटर्स के ऊपर। अब इनकॉर्पोरेटर सही से उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाए काम को, कंपनी में लॉस में, घाटे में चला गया, कंपनी मर गया, डूब गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। इसलिए कहा जाता है कि तुम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के, रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बहुत तगड़ा होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत रिलायबल होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इस आर्टिफिशियल पर्सन को चला कौन रहा है? नेचुरल पर्सन जो इसके पीछे बैठे हैं, है ना। तो इन्वेस्टर्स जो है ना, इनके भरोसे पैसे देंगे, अपने इनकॉर्पोरेटर्स के भरोसे पैसे देंगे इस कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना, ये दोनों इनकॉर्पोरेटर्स और कंपनी दोनों अलग है, अलग एंटिटी है। कंपनी डूब गया तो इनकॉर्पोरेटर्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल। ये जो कॉर्पोरेट वेल मतलब, वेल मतलब क्या होता है? वेल मतलब होता है पर्दा। तो इनकॉर्पोरेटर्स एंड ये जो कंपनी है, देखो ना, ये जो इनकॉर्पोरेटर है और ये जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, और ये पर्दा कंपनी लॉ ने बनाया है। कंपनी लॉ ने बनाया कि ये एक पर्दा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर एक शातिर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा कि सर एक चीज बताओ, अगर क्या पता सर ये जो डायरेक्टर्स है इन्होंने फ्रॉड किया है पब्लिक को धोखा देने के लिए, कि पब्लिक ने तो पैसा लगाया इनके भरोसे, लेकिन इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया। अगर इन्होंने गलत काम नहीं किया तो ये पर्दा तो रहेगा हमेशा। ये जो इनकॉर्पोरेटर्स है इनका कोई गलती नहीं कंपनी अगर डूब गया, क्योंकि इन्होंने तो गुड मोटिव में कंपनी को चलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चला नहीं तो कंपनी डूब गया, है ना। तो इनका कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन पकड़ लो, इन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण कंपनी डूब गया। वो लोग चीट करना चाहते थे अपने शेयर होल्डर्स को। बाहर से ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, इनको चीट करने के लिए डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा कर दिया, इनकॉर्पोरेटर्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण कंपनी डूब गया। और इनको तो पता है कि कॉर्पोरेट वेल है, मेरे को कुछ नहीं होगा, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, कॉर्पोरेट वेल है बीच में क्या है? कॉर्पोरेट वेल है।
तो कंपनी डूब गया तो हमारे ऊपर थोड़ी ना इल्जाम आएगा। तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल में आता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जब पुलिस लोग, ऑफिशियल्स लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, आरओसी इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब इन्वेस्टिगेट करेगा ना कि देखते हैं ये कंपनी डूबा क्यों, तब उनको अगर लगा कि यार ये तो डायरेक्टर का फॉल्ट है, इन डायरेक्टर्स ने, इन इनकॉर्पोरेटर्स ने जो है, इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, अगर ये लग रहा है तो डायरेक्टर जाएगा पुलिस डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर बोलेगा, इनकॉर्पोरेटर बोलेगा, सर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है क्या? कंपनी लॉ में लिखा है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और हम एक नहीं है। कंपनी डूब गया, इसमें मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? कंपनी डूब गया, आइडिया अच्छा नहीं था, डूब गया कंपनी। पुलिस ऑफिसर बोलेंगे, अच्छा तू अपना इल्जाम, तू अपना जुर्म जो है, तू अपना जो क्राइम तूने जो किया है उसको छुपा रहा है बिहाइंड द वेल। इस वेल के पीछे, पर्दे के पीछे तू छुप रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में तो गैप है, तुम दोनों के बीच में तो ये पर्दा है ना। अब पर्दा है इसलिए तुम छुप रहे हो। तो तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इस पर्दे को उठा देगा। अच्छा, ये जो पर्दा 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 मैं कह रहा हूं ना, ये कोई नेचुरल पर्दा, हकीकत में पर्दा नहीं होता, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये बोला जाता है पर्दा, ऐसा नहीं होता कि मुकेश अंबानी जो है पर्दे के पीछे रहते, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअली एक पर्दा है, ठीक है। इमेजिन करो एक पर्दा है, वो वाला इमेजिनेशन वाला पर्दा, ठीक। इमेजिन करो कि असल में ये पर्दा है, हाँ है पर्दा, तो ये इमेजिन करो पर्दा। हम जो ये वेल का टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कंपनी और उसके जो इनकॉर्पोरेटर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह होगा, उनको अलग कर पाए, उनके बीच में डिफरेंस रख पाए। क्योंकि देखो मैं एक चीज समझाता हूं, अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टर्स तो बोलेगा कि अगर दोनों के बीच में कोई सेपरेट चीज नहीं है ना, अगर तुम उसको बोलोगे सर ये पर्दा है क्यों, पर्दा नहीं रखने से तो अच्छा था, इन दोनों के बीच में पर्दा क्यों है? कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है तो पैसा सब डायरेक्टर लेकर चला जाएगा, बोलेगा तो मेरा ही पैसा है, दोनों के बीच में तो कोई गैप है ही नहीं, ठीक है। एक बहुत कॉमन रीज़न है ये। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि कोई भी बंदा, देखो पब्लिक से पैसा उठाएगा ना, पब्लिक से पैसा उठाएगा, पब्लिक से पैसा क्यों, कैसे उठाएगा बताओ? ये पब्लिक, ठीक है, ये पैसा इनको क्यों देंगे? इन्होंने कोई आइडिया होगा, इनके पास कोई आइडिया होगा, कोई बिजनेस आइडिया होगा, ठीक है, कोई बिजनेस आइडिया होगा, वो आइडिया तुम लोगों को शेयर किया, इन लोगों ने, डायरेक्टर लोगों ने, इनकॉर्पोरेटर लोगों ने तुमको शेयर किया, ठीक है, तुमको शेयर किया, इन्होंने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग पैसा लगाओ। तो तुमने बताओ, तुम तो इस आइडिया के ऊपर विश्वास करके पैसा लगा रहे हो ना, तो रिस्क तो तुम्हारे ऊपर भी है ना। तो सिर्फ रिस्क ये सारे क्यों उठाएंगे, ये डायरेक्टर्स क्यों रिस्क उठाएंगे? तुम भी रिस्क उठाओगे क्योंकि तुमने भरोसा किया इस आइडिया के ऊपर, इसलिए तुमने पैसा दिया। आइडिया अगर मार्केट में चला नहीं तो फिर तो, अगर ये पर्दा नहीं है तो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, ये तो डायरेक्टर को कच्चा खा जाएंगे, इन लोगों को कच्चा खा जाएगा, है ना। तो इसलिए तुम अगर पैसा लगा रहे हो, डायरेक्टर्स को पैसा दे रहे हो इस कंपनी में लगाने के लिए, क्योंकि तुम इस आइडिया के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कंपनी डूबा तो सिर्फ डायरेक्टर का गलती नहीं होगा, तुम्हारा भी गलती होगा, क्योंकि तुमने ये इस आइडिया के ऊपर विश्वास किया, ठीक है। इसलिए ये गैप बहुत ज़रूरी है, ये जो वेल है ना, ये ज़रूरी है। और जब कभी भी लगे कि ये वेल हटाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया, तुम्हारा पब्लिक का पैसा जो है वो वेस्ट करने की कोशिश की, जब लगेगा ये चीज़, तो ये वेल जो है ये हटा दिया जाएगा। तब कंसेप्ट आएगा लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ऐसा लग रहा है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, मतलब ऐसा कोई फील हो रहा है क्या कि बहुत बहुत ज़्यादा सर कंसेप्ट पे बहुत भारी हो रहा है सर? तो अगर भारी हो रहा है ना, तो एकदम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं अभी भी उसी टॉपिक पे है, कंपनी के टॉपिक में। वेल वाला तो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया। वैसे
अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, इसका खुद का एक पर्सनैलिटी है। इसका केस लॉ है सलमॉन वर्सेस सलमॉन। ये एक्सप्लेन करूंगा जब, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जब चैप्टर में आएगा ये वाला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सलमॉन वर्सेस सलमॉन, ये होता है केस लॉ। ये केस लॉ है। केस लॉ का मतलब क्या होता है सर? केस लॉ का मतलब होता है जब जजेस ना, कोई भी किसी भी कोर्ट में जज जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग नया कोई कंसेप्ट आया, नया कोई टॉपिक आया, फर्स्ट टाइम टॉपिक, ठीक है, उस फर्स्ट टाइम टॉपिक में क्या जजमेंट आता है, ठीक है, उस जजमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करके रख देते हैं, सलमॉन वर्सेस सलमॉन, क्योंकि उससे सिमिलर कोई भी केस आया ना तो हम लोग इसी जजमेंट को चिपका देंगे। सिमिलर केस आया तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, एकदम सेम केस है तो हम लोग इसी जजमेंट को लगा देंगे, सलमॉन वर्सेस सलमॉन, तो ये केस लॉ बन जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट एवर टॉपिक्स में ये ऐसे केस लॉ निकलता है, मतलब फर्स्ट एवर ऐसा हुआ कि सलमॉन वर्सेस सलमॉन में पहली बार किसी ने सलमॉन वर्सेस सलमॉन में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लेकर झगड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लेकर डिस्प्यूट है, तो जो जजमेंट सुनाया जाएगा उस जजमेंट का नाम आ जाएगा सलमॉन वर्सेस सलमॉन में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सुनाया गया। तो ऐसे सिमिलर केसेस अगर आएंगे कोर्ट में तो वो क्या हो जाएगा बताओ, इसी सलमॉन वर्सेस सलमान के जो केस है इसको कोट करके सेम जजमेंट सुना के छोड़ देंगे। क्या ये सेम जजमेंट सुनाना नेसेसरी है? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे वो लोग। तो ये वही, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान वर्सेस सलमान का डिसीजन दिया, फॉर एग्जांपल, ये तो फॉरेन वाला है, ये इंडियन केस लॉ नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ तुमको। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस लॉ बना दिया कि ये केस लॉ होगा, अब से अगर कोई आए, कोई सिमिलर केस आए तो यही जजमेंट, तो जितने भी हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको यही जो है तुम्हारा केस स्टडी, केस लॉ उठा के सिमिलर जजमेंट में, सिमिलर केसेस में चिपका के भेज देना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पकड़ लो, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा केस लॉ निकाला, मतलब हाई कोर्ट ने पहली बार हाई कोर्ट में ऐसा आया, ठीक है, पहली बार हाई कोर्ट में ऐसा आया केस, और ये रिकॉर्ड जो है हाई कोर्ट में, ये जजमेंट हाई कोर्ट में आया था सलमान वर्सेस सलमान, तो इसके ऊपर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसको नेसेसरी नहीं है ये जो है सुप्रीम कोर्ट ये इस जजमेंट को मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसको स्क्वॉश करके, मतलब इसको कट करके, इसको डिलीट करके कोई नया जजमेंट भी सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये होता है। इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे दिल में, दिमाग में जो है क्लॉट बन जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। केस लॉ समझ में आ चुके, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का केस लॉ आया है, सलमान वर्सेस सलमान का केस लॉ पढ़ेंगे। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देखो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग कंपनी का, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कहाँ पे आया डिसीजन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। उसके बाद था कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं है। सर आपने तो अभी बताया था कंपनी रेसिडेंट है, उसका नेशनलिटी है, नेशनलिटी और रेसिडेंस हो सकता है कंपनी का, नेशनलिटी इंडियन है या यूएस वाला है, नेशनलिटी तो हो सकता है कंपनी का, रेसिडेंस भी हो सकता है, कहाँ पे रहता है, कलकत्ता में है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बॉम्बे में है, कहाँ पे है, तो ये रेसिडेंस एंड नेशनलिटी रहेगा, लेकिन सिटीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो वोट करने का पावर ही नहीं है, और इंडियन सिटीजन को तो वोट करने का पावर है ना, तो सिटीजन नहीं रह सकता। आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, तुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, बकली जे इन रे लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, समझाओ। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अकाउंट्स वाले बच्चों को तो पता ही होगा, है ना, साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे सुन लो अच्छे से। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है तुम जितना पैसा लगाते हो ना कंपनी में, तुमने अगर कहा कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा, तो तुम्हारा लाइबिलिटी कंपनी में 100 ही रुपये का है, तुम्हारा लाइबिलिटी यही है, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम 100 रुपये कंपनी को दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। जितना तुमने प्रॉमिस किया है उतना ही तुम्हारा लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये इसका इसलिए हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तुमने प्रॉमिस कितना किया है, 100 रुपये का,
तुमने क्या बोला कंपनी को कि मैं 100 रुपये का शेयर खरीदूंगा, तो तुम्हारा 100 रुपये का लाइबिलिटी, इससे ज़्यादा नहीं है। ये इसको कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जब तुम पूरा लाइबिलिटी उठाते हो कंपनी का, कंपनी में जितना पैसे का दरकार है तुम दोगे, अनलिमिटेड। ठीक है। अच्छा, कंपनी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है हमेशा, याद रखना। कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऐसा नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। 99% ऑफ द केसेस में लिमिटेड कंपनीज ही तुम सुनोगे। एक कंसेप्ट होता है अनलिमिटेड कंपनी, वो अलग है, वो जब आएगा तब मैं सिखाऊंगा तुमको। लेकिन 99% ऑफ द केसेस एवरी कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। इस बात का याद रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो ये याद रखना। क्या समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट अलग है, वो अलग चीज़ है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जब आएगा तब। लेकिन लिमिटेड। अब किसी भी इंसान ने तुमसे पूछ ले बताओ कंपनी होता क्या है, तुम बता दोगे, सबसे पहला सेंटेंस जो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए वो होगा कि सर कंपनी जो है वो एक क्या है बताओ ना, लीगल पर्सन है। हाँ, लेकिन सबसे पहले कंपनी हम लोग किस एंटिटी को कंपनी कहेंगे? एनी एंटिटी which has registered under the Companies Act 2013, incorporated under the Companies Act 2013, or any other previous company law, or any other previous company law, or any other previous company law। क्या ये याद रख पाओगे? पहला सेंटेंस हो गया। फिर बताओगे सर कंपनी तो एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, ये याद रख पाओगे। फिर बताओगे कंपनी तो भैया आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, कंपनी सर सिटीजन नहीं है, लेकिन कंपनी का नेशनलिटी और रेसिडेंस जरूर है। कंपनी का नेशनलिटी और रेसिडेंस जरूर है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी। क्या ये याद रख पाओगे? हाँ सर। फिर परपेचुअल सक्सेशन है सर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के मर जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाता। क्यों सर, क्यों बंद नहीं हो जाता? क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी एक थोड़ी ना है। मैंने तो बता दिया, यहाँ पे एक वेल है। किसी दिन डायरेक्टर मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगा? टाटा साहब नहीं रहे, अब गुजर चुके, रतन टाटा, तो कंपनी नहीं है क्या? कंपनी बंद हो चुका है क्या? बताओ ना। कंपनी बंद नहीं होता, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, कंपनी कभी बंद नहीं होता। किसी इंसान के मरने के बाद कोई दूसरा इंसान उसको रिप्लेस कर देता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। सेपरेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपका खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कंपनी ने अगर प्रॉपर्टी खरीदा, 3 प्रॉपर्टी खरीदा कंपनी ने, ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टर्स का नहीं है। कंपनी जो चला रहे हैं ना, इस कंपनी को चला कौन रहा है? ये लोग चला रहे हैं। इनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो, ये कंपनी का प्रॉपर्टी। कंपनी दिवाला हो गया, कंपनी जो है बंद हो रहा है, तो कंपनी अपने खुद के प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा निकलेगा वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देगा, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रहा है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी का प्रॉपर्टी अपने डायरेक्टर्स का प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात का याद रखना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरे पास कुछ शेयर्स है, मैं अपने मम्मी को शेयर्स दे सकता हूँ। ये वही शेयर्स मम्मी उनके हस्बैंड को दे सकते हैं, मेरे पिताजी को। वही शेयर्स पिताजी मेरे छोटे भाई को दे सकते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसफर हो सकता है। और जिसके पास शेयर है वो मालिक कंपनी का, इस बात का याद रखना। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये का शेयर है तो तुम 100 रुपये का मालिक। पकड़ लो तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है, पकड़ लो 1 लाख रुपए का शेयर है तुम्हारे पास रिलायंस का, तो तुम मालिक हो क्या कंपनी का? हाँ, तुम ही तो मालिक हो, लेकिन 1 लाख रुपए तक का। 1 लाख रुपए तक का मालिक हूं मैं रिलायंस में भाई। कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होता है, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्टर्स नहीं होता है। कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, वो है मालिक। तुमने 1 रुपये लगाया, तुम 1 रुपये का मालिक। तो सर लेकिन मेरे को वैल्यू कोई नहीं देता, मैंने तो 50 रुपये लगाया सर, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता। तुम्हारा वैल्यू डिपेंड करता है तुमने कितना अमाउंट लगवाया कंपनी में। तुमने 500 करोड़ लगाया कंपनी में, किसी भी कंपनी में 500 करोड़ लगाया, तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि तुमने लाइबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा लेकर रखा है। तुमने लाइबिलिटी 50 रुपये का लेकर रखा है, तो कैसे कोई तुमको वैल्यू करेगा? तुम छोटे शेयर होल्डर, माइन्यूट शेयर होल्डर्स। बड़े शेयर होल्डर्स तो ये है
ठीक है, समझ में आ रहा है? उनका बात का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा रहेगा तुमसे लेकिन तुम भी मालिक, ये भी मालिक, ये 500 करोड़ का मालिक कंपनी में, तुम 50 रुपए का मालिक कंपनी में। समझ में आ रहा है? तुम भी मालिक, तुम्हारा भी मालिक का स्टेटस है, कोई टेंशन मत लो, तुमको भी वोटिंग करने का हक है। क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसके बाद है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम एक लीगल पर्सन हो, तुम अगर आर्टिफिशियल पर्सन हो, पर्सन तो हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ? हाँ। तुमने अगर कुछ गड़बड़ किया, क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ? हाँ। एक कंपनी सुनना, तूने मेरे साथ गड़बड़ किया है कुछ ना कुछ, क्या मैं केस कर सकता हूँ तेरे ऊपर? यस, तुम कर सकते हो। क्या कंपनी मेरे ऊपर केस कर सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी पर्सन है तो कंपनी भी मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो तुम भी कंपनी को सू कर सकते हो, ठीक है? कंपनी तुमको सू कर सकता है और खुद भी सू हो सकता है। कंपनी खुद सू हो सकता है और सू कभी कर भी सकता है। कैपेसिटी टू सू, वो सू कर देगा तुमको, तुमने अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो। क्या वो सू हो सकता है? क्या वो सू हो सकता है? सू का मतलब होता है क्या उसके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं? हाँ, वो सू हो सकता है, ठीक है? कंपनी टू सू एंड टू बी सूड। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी के पास राइट है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंपनी का, ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, क्योंकि वो पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को ही करना है, याद रखना, जानवर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे पर्सन का ये जो हम लोग कहते हैं लीगल पर्सन, इसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत कारण है। अगर पर्सन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तो पर्सन होना है, तो पर्सन के साथ ही तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कंपनी चलेगा कैसे, काम क्या करेगा? तो इसलिए पर्सन जो है, कंपनी, उसको हम लोग पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से लेते हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, कंपनी का लिमिटेड एक्शन रहता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, इनमें क्या लिखा होता है सर? इनमें लिखा होता है कि कंपनी कैसे रन होगा। इसके बारे में सीखेंगे हम लोग आगे जाके। तो उसके हिसाब से ही कंपनी के एओए के हिसाब से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, एमओए के हिसाब से ही कंपनी रन करेगा, ठीक है? लिमिटेशन ऑफ एक्शन, सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का अलग मैनेजमेंट होता है, जैसे ये मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, क्या कंपनी जो है, एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी वॉलंटरीली एसोसिएट हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉफिट मोटिव। वो लोग मिलके कोई बिजनेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या कंपनी बंद हो सकता है? हाँ, कंपनी बंद भी हो सकता है। तो ये सारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अच्छा, ये VIRUS वाला वायरस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में लिखने के टाइम पे आप लोग VIRUS लिख देंगे, ये है VIRES, वायरस का मतलब होता है पावर या फिर ऑथोरिटी, क्योंकि ऑथोरिटी के पास ही पावर रहेगा, राइट? तो पावर या फिर ऑथोरिटी, समझ में आ रहा है? अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड अल्ट्रा वायरस, ठीक है? याद रखना, कंपनी अगर किसी भी प्रकार का अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी, अल्ट्रा वायरस मतलब जो उसके पावर में है ही नहीं, तो वो होगा वॉइड तो होगा वो वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वॉइड कह सकते हो, फिर कह सकते हो इनवैलिड, नल एंड वॉइड कहते हैं ना हम लोग वो, या फिर इनवैलिड कह सकते हो, नॉट लीगली बाइंडिंग कह सकते हो। समझ में आ रहा है? नॉट लीगली बाइंडिंग, क्या बताओ? नॉट लीगली बाइंडिंग, वॉइड अल्ट्रा वायरस। समझ में आ रहा है? अब देखो, अल्ट्रा वायरस का मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि सर ये एक बियॉन्ड द पावर वाला चीज है, ठीक है? बियॉन्ड ऑथोरिटी या फिर बियॉन्ड योर पावर्स, ठीक है? द टर्म अल्ट्रा वायरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायरस मीन्स पावर और ऑथोरिटी।
It refers to act that are beyond the legal authority of company to perform. What is ultra vires? And any action that goes against or exceeds the Companies Act. Companies Act के बियॉन्ड में जाके तुम काम कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड में जाके तुम काम कर रहे हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड में जाके तुम काम कर रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका अल्ट्रा वायरस, क्योंकि इसके ये तुम्हारा लिमिट है। कंपनीज एक्ट तुम्हारा लिमिट है, समझ में आ रहा है? स्पीड लिमिट जैसे होता है, ये तुम्हारा लिमिट है। इसके दायरे में रह के तुमको काम करना है, इसके बाहर जाके तुम काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, वो हो जाएगा नॉट लीगली बाइंडिंग, वो हो जाएगा कैंसिल, वो हो जाएगा इनवैलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? और दो चीज यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैं तुमको समझा देता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके दायरे में कंपनी काम करता है, जिसके दायरे में कंपनी काम करता है। कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का कितना कैपिटल, ठीक है, ये सारा चीज एमओए में लिखा होता है। समझ में आ रहा है? कंपनी का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये सेक्शन आएगा, ये जब सेक्शन आएगा वह मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, इन डेप्थ करवाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा देख लो। नेम ऑब्जेक्ट, फिर तुम्हारा ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सारा चीज जो है आपके एमओए में लिखा होता है, कंपनी के एमओए में लिखा होता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी क्या है। टाटा टी, ये क्या बनाता है? टी बनाता है। टाटा टी क्या है? टाटा स्टील बनाता है। टाटा टी स्टील बनाता है? नहीं बनाता। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एक कंपनी, उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? वो सब कुछ लिखा होता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। क्या है बताओ? ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है तुम्हारे इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें। इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें, मतलब कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखा होता है कंपनी के एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस रूल्स के हिसाब से चलता है कंपनी, कौन से वो रूल्स के हिसाब से चलता है, कौन सा वो रेगुलेशंस है, ये सारा चीज जो है एओए में लिखा होता है कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे काम करेगा, किस प्रकार से, तो इंटरनली जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एओए में लिखा होता है। एंड एमओए में कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी कब बनाया गया, कंपनी का नाम, कंपनी का लाइबिलिटी, कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, ये सब कुछ एमओए में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों डिफरेंस समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने कंपनीज एक्ट के खिलाफ जाके कुछ काम किया जो कंपनीज एक्ट में बार कर दिया है, मतलब कंपनीज एक्ट ने मना किया है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर तुमने तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ अगेंस्ट जाके तुम कुछ काम कर रहे हो, तुमने, तुम्हारा मेमोरेंडम में लिखा है तुम्हारा कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है ना, कंपनी का तुम्हारा लेफ्ट साइड में देखो, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो तुम बनाते हो स्टील बनाते हो, स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तुम्हारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। तुम अचानक से ब्रिक्स में चले गए, ईटा बनाते हो तुम अभी अचानक से, ऐसा कर सकते हो? नहीं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट तुमने लिख के रखा है, जो कि स्टील तुम बनाते हो, वही रहेगा। तो अगर तुम बनाते हो स्टील और तुम बनाने लग गए ब्रिक्स, जो तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है स्टील, और तुम बनाने लग गए ब्रिक्स, तो वो अगेंस्ट चला जाएगा। वो तुम जो बना रहे हो, वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट तुमने ले रखा है, वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा।
तो सर क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करके हम लोग ब्रिक्स नहीं बना सकते? हाँ, कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करके तुम ब्रिक्स बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनो एक चीज़, कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? तू लगा रहा है क्या? नहीं सर, बहुत सारे पब्लिक लगा रहे हैं। तो पब्लिक से परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, कि हम लोग सोच रहे हैं स्टील जो है वो तो सही बात है, लेकिन स्टील किसके ऊपर लगेगा सर? घर के ऊपर। घर किससे बनता है? ब्रिक्स से। तो हम लोग ब्रिक्स बनाएंगे। इस प्रकार से तुमको परमिशन लेना होगा शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे से तुम अपना बिजनेस चला रहे हो। तो शेयर होल्डर्स ने पहले पैसा लगाया था क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्री था, तुम स्टील इंडस्ट्री में थे, फिर तुम चले गए ब्रिक्स इंडस्ट्री में। अब तुम जब ब्रिक्स में जा रहे हो, ठीक है, ब्रिक्स में जा रहे हो, तो शेयर होल्डर से परमिशन ले लो। जो शेयर होल्डर्स यस बोलेंगे तो ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स मना करेंगे उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना होगा। उसको क्या कहा जाता है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को बोलने का कि देखो हम लोग तो ब्रिक्स में जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग सहमत नहीं हो, इसलिए हम लोग एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम अपने शेयर्स बेचकर जा सकते हो, हम तुम्हारा शेयर्स खरीद लेंगे। कंपनी खुद उनका शेयर्स जो है वो खरीद लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? ये तीनों के अगेंस्ट जाके तुम काम कर रहे हो तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट देखेंगे। अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल, अपॉइंटिंग और रिमूविंग बोर्ड मेंबर्स विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तुम जैसे तैसे मन मर्जी के हिसाब से तुम बोर्ड मेंबर्स को नहीं अपॉइंट कर सकते और नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? जो कंपनीज एक्ट में बताया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से तुमको बोर्ड मेंबर्स को एंट्री देना है एंड एग्जिट भी देना है। तो वो तुमको याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अपॉइंटिंग और रिमूविंग बोर्ड मेंबर्स। अगर तुम कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल नहीं कर रहे हो, तुम अपने मन मर्जी, तुमने चाचा के लौंडे को बिठा दिया, ठीक है, तुमने जो है मन मर्जी तुम बिठा रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बिठा रहे हो, ठीक है, वो नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? वो ऐसे इस प्रकार से नहीं होता। जो बोर्ड मेंबर्स में बैठेंगे वो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अपॉइंटमेंट से बैठेगा, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो तुम्हारे सीएस जर्नी में। टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर तुम कंपनीज एक्ट के दायरे में रह के कर रहे हो तो सही है। अगर दायरे में नहीं रह के तुमने अपने मर्जी के हिसाब से तुमने रिमूव कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, तो वो बन जाएगा अल्ट्रा वायरस। एग्जाम्पल, पेइंग डिविडेंड्स फ्रॉम कैपिटल इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। तुम सीधा कैपिटल से डिविडेंड पे कर रहे हो। जैसे सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक्सेस, जो प्रॉफिट मिलता है वो शेयर होल्डर्स को वापस दे देते हैं। कौन? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कहते हैं कि भैया तुम्हारा ही तो पैसा है। शेयर होल्डर्स को जो है मोहित करके रखने के लिए वो अपने डिविडेंड्स जो है डिविडेंड्स बांटते हैं। अब डिविडेंड्स बांटने के टाइम पे कहाँ से बांटोगे? डिविडेंड्स कब बांटा जाता है? जब तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रॉफिट कर लेते हो, तब जाके तुम डिविडेंड बांटते हो, राइट? तो तुम डिविडेंड तुम बांट रहे हो, लेकिन प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल से। तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लेकिन तुमको अटका के रखना है शेयर होल्डर्स को, तुमको मोहित करके रखना है शेयर होल्डर्स को। तुम शेयर होल्डर्स को बोलना है कि शेयर होल्डर्स हम तुमको डिविडेंड दे रहे हैं। शेयर होल्डर बोलेगा भैया तू मेरे पैसे से मेरे को ही डिविडेंड दे रहा है, कैपिटल मैं ही पैसे लगाया, मैंने पैसे लगवाया है, कैपिटल में मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, और तू उसी पैसे से मुझको डिविडेंड दे रहा है। इससे कैसे, ऐसे कैसे होगा भाई मेरे? तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे, तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे, तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे, ठीक है। तो तुम प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देके तुम कैपिटल से डिविडेंड दे रहे हो, तो ये अल्ट्रा वायरस है। कंपनीज एक्ट में सीधा बोलते हैं कैपिटल से डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रॉफिट से डिविडेंड देना होता है। अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि अ कंपनी डूइंग बिजनेस आउटसाइड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने तुमको बताया ब्रिक्स एंड स्टील का ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था स्टील का, लेकिन तुम मैन्युफैक्चर करने लग गए ब्रिक्स। मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमने परमिशन नहीं लिया, ठीक है, तुमने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज नहीं किया। तुमको वो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होता है। ये तुम आगे जाके पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिर है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम्पल, अ कंपनी एक्टिंग अगेंस्ट इट्स इंटरनल रूल्स। कंपनी अपने खुद के ही जो बनाए हुए इंटरनल रूल्स है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, वो इनवैलिड, नल एंड वॉइड, इनवैलिड, नल एंड वॉइड, इनवैलिड, नल एंड वॉइड, ठीक है। देखो, कैंसल, वॉइड, इनवैलिड, नॉट लीगली बाइंडिंग, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। देखो, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस इट्स इनवैलिड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इवन इफ एवरीवन अग्रीज टू इट। सब लोग अग्री कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नल एंड वॉइड है, ये इनवैलिड है। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए? ओ हो, कितना ब्यूटिफुल। द एमओए इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है, आउटलाइन करता है बाउंड्रीज उसके एक्टिविटीज को, कि कौन से एक्टिविटीज वो करेगा, कौन से एक्टिविटीज में वो है।
डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव कि कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, क्या स्टील मेकिंग है, प्लास्टिक मेकिंग है, प्लास्टिक का ग्लास बनाता है, पेपर का कप बनाता है, क्या बनाता है, ये कॉफ़ी बनाता है, क्या बनाता है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। याद रखना, पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सबसेक्शन, फिर आता है क्लॉज, ABC करके आएगा, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है यहाँ पे, ये ए की जगह तुम लिख दो सी, ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट इन द MOA। हर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव जो है अपने MOA में लिख के रखेगा। फिर देखेंगे हम लोग अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को अल्ट्रा वायरस कैसे होता है, बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर तुम जाओगे तो अल्ट्रा वायरस कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक बार पढ़ लेना है, इसको रीड कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी डूइंग बिजनेस आउटसाइड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओके फिर देखो, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। The AOA is a document that contains the bylaws and regulation, rules and regulation, laws and regulation, bylaws and regulation of the managing a company। की कंपनी जो मैनेज, मैंने बताया था इंटरनल मैनेजमेंट का लॉ है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए जितने भी प्रकार के तुम्हारे बाईलॉज चाहिए होता है, लॉ, एक भैया तुम कंपनी चला रहे हो, अंदर कंपनी के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा क्या, रहेगा ऑब्वियसली। तो उसको कहा जाता है AOA, कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। गवर्न्स कंपनीज ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन जो होता है वो गवर्न करता है, ठीक है। और कंपनी के जो मेंबर्स है उसका राइट जो है उनको देता है। कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनका राइट उनको पता चलता है लॉस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कि उनके पास क्या राइट है क्या नहीं है। अल्ट्रा वायरस द AOA। AO को अल्ट्रा वायरस तुम कैसे कर सकते हो सर, पेइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल एट अ रेट हायर देन अलाउड बाय बी AOA। ये थोड़ा एडवांस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। तुमको अगर इजी एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सीधी बात है, कंपनी में तुमने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखा है उसके बाहर में जाके अगर तुम काम कर रहे हो तो भैया वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस द AOA। अल्ट्रा वायरस द AOA, समझ में आ रहा है, वॉइड हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। पकड़ लो, तुम्हारे मैनेजमेंट में इंटरनल नियम है, इंटरनल नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं तो तुम बहुत इजी प्रकार से समझोगे। तुमने कॉल्स इन एडवांस किया, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। ये एग्जाम्पल सबसे पहले समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, उसके बाद मैं इजी वाला समझाऊंगा। कॉल्स इन एडवांस, तुमको एडवांस में पेमेंट मिला, एडवांस में पेमेंट मिला, तुमने कॉल किया एडवांस का। कौन सा कॉल है सर, शेयर का कॉल है, ठीक है। तुमने किया, कॉल किया, एडवांस कॉल किया, उसके ऊपर तुमको मिला क्या बताओ, एडवांस में तुमने कॉल किया, एडवांस में तुमको पैसा मिल गया। अब उस पैसे के ऊपर एडवांस में जिस हिसाब से तुमने पैसा लिया है उसके हिसाब से तुमको इंटरेस्ट तो देना होगा ना। और रूल्स में लिखा है कि इंटरेस्ट तुमको 5% देना है, लेकिन तुम दे रहे हो हायर रेट में। तुम्हारे AO में लिखा है कि भैया 5% ही इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन तुम 10% दे रहे हो इंटरेस्ट। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका मतलब तुम उन लोगों से तुमने पैसा लिया है जो तुम्हारा जान पहचान का है, उनसे तुम एडवांस में पैसे लेने के बाद उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, और वो भी 10% का, जो 5% होना चाहिए 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम पैसे, कंपनी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा डिफिकल्ट वाला थोड़ा एग्जाम्पल। एक ईजी एग्जाम्पल, ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जाम्पल है। और एक ईजी एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारे कंपनी में, मैनेजमेंट में, कंपनी जो मैनेज होता है वहाँ पे क्या रहता है, मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, किसी भी बंदे को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता कंपनी में किसी भी इंसान को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता, किसी भी इंसान को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता। उनको HR के थ्रू जाना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू होके जाना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम सोचो कि तुमको मैनेजर्स जो है उनको HR के थ्रू जाना होगा, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए। लेकिन मैनेजर ने क्या किया, अपने चाचा का, फूफा का लड़का जो है उसको अपॉइंट कर लिया विदाउट नोटिफाइंग दी HR को पता ही नहीं है। तो ये क्या है बताओ ना, ये रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है ना, रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये हो जाएगा अल्ट्रा वायरस, इसका अपॉइंटमेंट जो है वो इनवैलिड है। समझ में आ चुका है अल्ट्रा वायरस ऑफ द AOA।
ये सिंपल चीज़ है। वॉइड एक्ट्स का मतलब क्या होता है, केस लॉ जो है वो है यहाँ पे साउथ दुर्हम ब्रीवरी कंपनी, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिलेंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, ये है एक्ट्स इंट्रा वायरस द कंपनी बट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। जो भी तुम वॉइड कर रहे हो ना, मतलब इनवैलिड वाला काम कर रहे हो, इसको हम लोग वैलिड बना सकते हैं। वैलिड बना सकते हैं हम लोग कैसे, मैंने तुमको बताया कि तुम वैलिड कर सकते हो, लेकिन तुमको चेंजेस करना होगा, तुम्हारे एओए एमओए में चेंज करना होगा। तो तुम अगर चेंज कर रहे हो एओए, तुमने जो भी काम किया उसके हिसाब से तुम अगर तुम्हारे कंपनी का एओए चेंज कर रहे हो, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कैसे चेंज करेंगे, मेंबर्स से, जो तुम्हारे शेयर होल्डर्स है उनसे 75% यस जो है अगर वो बोल देंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास। स्पेशल रेजोल्यूशन पास अगर 75% वोट यस में आ गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ये तुम शेयर होल्डर से परमिशन लेने के बाद फिर तुम अपने एओ में चेंजेस कर दो और तुम रेटिफाई कर दो। तुमने जो कुछ भी पहले इनवैलिड काम किया था वो वैलिड बन जाएगा, क्योंकि तुमने एओए चेंज कर दिया। मेन जो तुम्हारा आर्टिकल है वही चेंज कर दिया तुमने, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। समझ में आ रहा है? कुछ केस लॉस है यहाँ पे। अच्छा, ये केस लॉस जो है ना, ये केस लॉ आपको आगे जाके कंपनीज, जब हम लोग एमओए एओए का क्लॉज वगैरह अच्छे से करेंगे तब जाके तुमको ये समझ में आएगा। तो वो हम लोग ये वाला चीज़ जो है हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जब एमओए एओए करेंगे ना तब जाके ये करेंगे, ठीक है। अभी ये तुम स्किप कर सकते हो। अंडरस्टूड? अच्छा, रेटिफिकेशन तो तुमको समझ में आ चुका है ना, रेटिफिकेशन कैसे करना है। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द एओए द कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल टू रेटिफाई इट। अगर डायरेक्टर ने कुछ गलती किया है, ठीक है, डायरेक्टर ने कुछ अल्ट्रा वायरस काम किया है, अल्ट्रा वायरस जो बियॉन्ड उसके पावर, तो शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते 75% वोट देके। 75% वोट देके शेयर होल्डर बोलेगा डायरेक्टर ने जो किया है सही किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ये रेटिफाई हो चुका है। एओए को के अगेंस्ट में अगर तुमने कुछ किया है, अल्ट्रा वायरस काम किया है एओए के अगेंस्ट, उसको चेंज कर दो। चेंज करने के बाद, रेटिफाई करने के बाद तुम उसको कर सकते हो। वहीं पर भी, यहाँ पर भी तुमको 75% वोट चाहिए क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। एक्ट्स बियॉन्ड द एओए आर वॉइड बट द कंपनी कैन अमेंड द एओए टू मेक दम वैलिड। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, अमेंड मतलब चेंज करना। कंपनी एओए को चेंज करके वो काम वैलिड कर सकता है। अब देखो, अच्छा ये सेम है अल्ट्रा वायरस इन लोन्स एंड बोरोइंग। An ultra virus borrowing does not create a debtor-creditor relationship. Example, if a company accepts deposit outside the scope of its memorandum, the depositors are not considered creditors. ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम डिपॉजिट वाला चैप्टर पर होगे। डिपॉजिट वाले चैप्टर में तुमको पता चलेगा कि किनसे कंपनी किनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो इंसान जिससे कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर कंपनी किसी इंसान के, अगर ये कंपनी है, ठीक है, ये अगर एस वाला इंसान से, ये एक इंसान है एस, ये कंपनी है, कंपनी अगर एस वाले इंसान से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये अगेंस्ट है, और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा वो लोन एंड बोरोइंग, बताओ ना, वो तो क्या हो जाएगा बताओ ना, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ये तो इनवैलिड वाला तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तुम अपने स्कोप के बाहर जाके, तुम अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लीगली तो इन दोनों के बीच में क्रेडिटर एंड डेटर का रिलेशनशिप होना चाहिए ना। एस ने क्रेडिट दिया सी को, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं होगा, ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस है। तुम एस से पैसा ले ही नहीं सकते, लेकिन तुमने फिर भी लिया, तो ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और सर किन से पैसा ले सकते और किन से नहीं ले सकते वो तो बताओ। वो आपको लोन बोरोइंग गारंटी इसके चैप्टर में जाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। चैप्टर में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ चुका है। ओके, एक हम लोग ना ओवरऑल देख लेते हैं अल्ट्रा वायरस रूल का। अ ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस इफ इट फॉल्स विद इन द कंपनीज ऑब्जेक्ट। अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, इफ इट फॉल्स विद इन द कंपनीज ऑब्जेक्ट, तो कोई अल्ट्रा वायरस काम हुआ नहीं। ये तुमने सिंपल भाषा में तुमको समझाने के लिए, रिकैप तुम रिवीजन करोगे तब तुमको काम आएगा। कोई भी काम जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर आता है वो वैलिड है, नॉट अल्ट्रा वायरस। कंपनी के कैपेसिटी के बाहर है तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस, ठीक है। इफ इट एक्सेसेस और अब्यूसेस द कंपनीज पावर, वो भी हो जाएगा अल्ट्रा वायरस।
ठीक है, कोई काम कर रहे हो जो कंपनी के पावर को अब्यूज़ हो रहा है, कंपनी के पास जो पावर है उसका अब्यूज़ हो रहा है, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। लेकिन वो वॉइड हो जाएगा अगर शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई किया तो, शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई किया तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो इम्प्लाइड पावर्स, इम्प्लाइड पावर्स देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बताओ, इम्प्लाइड पावर्स। अच्छा, इम्प्लाइड पावर्स, इम्प्लाइड पावर्स का मतलब क्या होता है सर, समझाओ। इम्प्लाइड पावर्स का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक जन्म से कंपनी के अंदर पावर है, जन्म से, ये कोई तुमको बताने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड पावर है, ये जन्म से तुम्हारा है। ठीक है, इम्प्लाइड पावर, कंपनीज हैव इम्प्लाइड पावर दैट आर इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस। ये कहीं पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये जन्म से है। कंपनी जिस दिन जन्म लिया तब से कंपनी के पास ये पावर है, ये ऑटोमेटिक, ये इंसिडेंटल है। ये बिजनेस चलाओगे तो ये पावर तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से। सच एज अपॉइंटिंग एजेंट्स, क्या कंपनी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? हाँ कर सकता है, कंपनी एजेंट्स को अपॉइंट कर सकता है। बोरोइंग एंड गिविंग सिक्योरिटी, क्या हो सकता है? हाँ। सेलिंग एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स को बेच सकता है? हाँ। दिस पावर्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन्फर्ड फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इन्फर्ड मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, ये जो पावर है ना ये मेंशनड ही नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेंशन नहीं है तो क्या नहीं रहेगा? नहीं, ये इम्प्लाइड पावर कहा जाता है। मेंशन नहीं है तब भी रहेगा क्योंकि उसके पास ये ऑटोमेटिक जन्म से पावर है। ठीक है, ये केस लॉस है, केस लॉ को याद रख लेना, नाम याद रख लेना। नाम तुमको सिर्फ इसी प्रकार से याद रखना है कि वो रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ केस। ये इम्प्लाइड पावर का केस लॉ है, सिर्फ ये याद रखना है। इम्प्लाइड पावर्स अगर एग्जामिनेशन में आ जाए, इम्प्लाइड पावर वैसे आएगा नहीं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छे से देखो, ये तुमको जानना है सो दैट तुम जब बड़े चीज़ को पढ़ने जाओगे, मेन मुद्दे वाले बात पढ़ने जाओगे, तब तुमको दिक्कत नहीं आएगा। इम्प्लाइड पावर जो है वो तुम अगर एग्जामिनेशन में आ गया लेकिन आएगा नहीं तो ये वाले केस लॉस जो है तुम लिख सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, ओक बैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम्स, इजिप्टियन साल्ट एंड सोडा कंपनी वर्सेस पोर्ट सेड सॉल्ट एसोसिएशन, ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो पावर्स विच आर नॉट इम्प्लाइड, वो कौन से पावर्स है जो इम्प्लाइड नहीं है? सर्टेन पावर्स आर नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड फॉर ए कंपनी एंड मस्ट बी एक्सप्रेसिवली इंक्लूडेड। तुमको एमओए में इंक्लूड करके रखना होगा ये चीज, एमओए में। ठीक है, इम्प्लाइड पावर तो हम लोग देख चुके, लेकिन वो पावर जो इम्प्लाइड नहीं है और तुमको लिख के रखना होगा। नंबर 1 है अक्वायरिंग सिमिलर बिजनेसेस, बाइंग अ बिजनेस सिमिलर टू द कंपनीज ओन। ये पावर तुम्हारे पास होगा नहीं लेकिन तुमको लिख के रखना होगा, एमओए में लिख के रखना होगा। एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर, क्या तुम्हारा कंपनी पार्टनरशिप में जा सकता है? क्या तुम्हारा कंपनी जॉइंट वेंचर्स में जा सकता है? ठीक है, पार्टनरशिप कर सकता है किसी दूसरे कंपनी के साथ, जॉइंट वेंचर में जा सकता है, वो तुमको लिख के रखना होगा। ठीक है, उसके बाद टेकिंग शेयर्स इन सिमिलर कंपनीज, तुम्हारे सेम कंपनीज जो है, तुम्हारा पकड़ लो, तुम स्टील बनाते हो और दूसरे स्टील वाले कंपनीज में भी तुमने शेयर एक्वायर कर रखा है, क्या वो पॉसिबल है? ये तुमको लिख के रखना होगा तुम्हारे एमओए में। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या तुम कर सकते हो कंपनी? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या कर सकते हो? अगर हाँ तो ये लिख के रखो, क्योंकि तुम अगर लिखोगे नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे तुमको करने के लिए। प्रोमोटिंग और फिनेंसिंग अदर कंपनीज, क्या ये पॉसिबल है? हेल्पिंग अदर कंपनीज फाइनेंशियली, हाँ वो एमओए में लिख के रखना होगा तुमको, ये पावर तुमको मिलेगा लेकिन तुमको लिख के रखना होगा एमओए में। सेलिंग द एंटायर अंडरटेकिंग, तुमने जो कुछ भी बिजनेसेस अंडरटेक करके रखा है, ठीक है, कंपनी ने जो कुछ भी और बिजनेसेस उसके अंडर में लेके रखा है, खरीद के रखा है, शेयर होल्ड करके रखा है, क्या उन सबको, उसको कहा जाता है अंडरटेकिंग। तो उनको क्या बेच सकते हैं? कंपनी के पास जितने भी बिजनेस है क्या उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं? हाँ। यूजिंग फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए क्या हम लोग मतलब पॉलिटिकल डोनेशन कर सकते हैं? वो एमओए में लिख के रखना कि हाँ कर सकते हैं। चैरिटेबल डोनेशन, एक्टिंग एज अ श्योरिटी और गारंटर, क्या तुम एज अ श्योरिटी और अ गारंटर बन सकते हो किसी तीसरे आदमी के लिए या फिर तीसरे कंपनी के लिए? श्योरिटी और गारंटर समझ में आ रहा है ना? श्योरिटी एंड गारंटर का मतलब क्या होता है? श्योरिटी एंड गारंटर का मतलब होता है ये एस और ये टी, एस ने टी से लोन लिया, टी ने कहा
कि मैं तुमको लोन दे दूंगा, लेकिन श्योरिटी में कौन है, गारंटर कौन है तुम्हारा, कि तुमने डिफॉल्ट किया तो वो बंदा लोन पे करेगा। तो तुमने तीसरे पार्टी को लेकर आए ए, ये बन जाएगा तुम्हारा, ए बन जाएगा तुम्हारा श्योरिटी या फिर गारंटर। मतलब अगर तुमने लोन डिफॉल्ट किया, अगर तुमने पेमेंट नहीं कर पाए टी को वापस 5 लाख का लोन, तो ये ए पे कर देगा टी को। तो इसको कहा जाता है श्योरिटी और गारंटर। तो क्या कंपनी गारंटर बन सकता है, श्योरिटी दे सकता है? हाँ दे सकता है, लेकिन प्रोवाइड करके रखो। कहाँ पे? आपके एमओए में। एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायरस, मतलब अल्ट्रा वायरस तो मेरे को इतना पता चल चुका है कि सर अल्ट्रा वायरस का मतलब जो है ना सर, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली जो है पढ़ाई किया है कि जो अल्ट्रा वायरस है वो एक प्रकार का वॉइड वाले एक्ट्स है जो कि हम लोग करते हैं। अल्ट्रा वायरस मतलब अल्ट्रा, और वायरस मतलब बियॉन्ड द ऑथोरिटी, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड योर पावर और ऑथोरिटी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायरस। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब इसका एक्सेप्शन देखेंगे, मतलब कुछ काम अगर तुमने अल्ट्रा वायरस किया तब भी वो हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं, तब भी हम लोग उसको जो है मान्यता दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो वाला चीज हम लोग देखने वाले। अब नॉर्मली अल्ट्रा वायरस अगर हो गया तो वो वॉइड हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोग जो है अल्ट्रा वायरस को भी हम लोग जो है एक्सेप्ट कर सकते, उसको लागू कर सकते। कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ, टेंशन ना लो। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। अच्छा एक चीज समझो, इरेगुलर बट इंट्रा वायरस एक्ट, इरेगुलर बट इंट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस मैंने आउट ऑफ योर पावर, इंट्रा वायरस इनसाइड योर पावर। अब सुनो एक चीज, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम जो कंपनी के पावर के अंदर है, कंपनी के पावर के बाहर तुमने काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस। लेकिन कुछ ऐसे काम जो कंपनी के पावर के इनसाइड है, कंपनी के पावर में है वो चीज। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा काम जो कंपनी के पावर के, कंपनी के हाथ में है, कंपनी के पावर में है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर है, लेकिन वो इरेगुलर तरीके से काम किया गया है। इरेगुलर मतलब जिस तरीके से, जिस मेथड से तुमको वो काम करना चाहिए था। पकड़ लो 9 बजे का मीटिंग अगर था, तुमने 9 बजे का मीटिंग नहीं किया, तुमने 8 बजे का मीटिंग कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, पकड़ लो मीटिंग में कम से कम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन तुमने 3 डायरेक्टर्स लगाकर इमरजेंसी मीटिंग करवा लिए। ठीक है, तो क्या मीटिंग करना कंपनी के पावर के बाहर है या अंदर है? कंपनी के पावर के अंदर है, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स है, नियम है कि कौन से टाइम पे, कहाँ पे, कितने लोग, मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, मिनिमम मेंबर्स चाहिए होंगे मीटिंग के लिए, कोरम चाहिए होगा। वो सारा चीज जो है ना, वो अगर वो इमरजेंसी में अगर तुमने कुछ किया होगा तो उसको रेटिफाई कर सकते हो। कोई भी चीज अगर कंपनी के पावर में है, कोई भी चीज अगर कंपनी के पावर में है, लेकिन तुमने सिर्फ इरेगुलर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, तो उस चीज को तुम रेटिफाई कर सकते हो, तुम उसको इनवैलिड को वैलिडेट कर सकते हो, इनवैलिड को वैलिडेट कर सकते हो बाय शेयर होल्डर्स कंसेंट। शेयर होल्डर्स का कंसेंट ले लो, जनरल मीटिंग लगा लो, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के कंसेंट ले लो, एंड देन यू आर सेट टू गो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है, एक्सेप्शन ही अल्ट्रा वायरसेस के। अच्छा नेक्स्ट देखो, Acts authorized by Companies Act 2013. Acts deemed valid by the Companies Act 2013 are not ultra virus, even if not stated in the Memorandum of Association. याद रखना, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जो कुछ भी तुम MOA के बाहर कर रहे हो, तुम्हारे MOA के बाहर कर रहे हो, तुम्हारे MOA के बाहर कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कर रहे हो, वो सारे एक्ट्स अल्ट्रा वायरस। लेकिन अगर वो एक्ट का मेंशन वो कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में अलाउड है वो करना, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। समझे? तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। कुछ चीज़ें एमओ से भी बढ़कर होती है, जो कि होती है आपका ये क्या कहते हैं इसको, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके ऊपर एमओए, कंपनी के एमओए के ऊपर है 2013 वाला एक्ट। कुछ भी चीज तुम एमओए में लिख रहे हो वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? ये पकड़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा पावरफुल है फॉर कंपनीज। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को बनाया और कंपनीज एक्ट ने कंपनीज को बनाया। समझ में आ रहा है? इसलिए तो जो कुछ भी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड है एमओए में, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो 2013 के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकता। उसके अंदर ही तुमको तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर
तुम्हारे एमओए में कुछ तुमने लिखा नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया है, किसी भी चीज को मेंशन तुमने नहीं किया, लेकिन उस चीज को तुमने कंडक्ट जरूर किया है, कंडक्ट किया, मेंशन नहीं किया है लेकिन तुमने कंडक्ट किया है, मतलब तुमने किया है उस चीज को मेंशन किए बिना, एमओए में मेंशन किए बिना, क्योंकि एमओए में अपने को पता है तुमको जो कुछ भी करना है कंपनी में एमओए में होना चाहिए कि तुम ये काम करते हो। अगर तुमने कोई काम ऐसा किया जो एमओए में मेंशन नहीं है लेकिन कंपनीज एक्ट तुमको अलाउ करता है, कंपनीज एक्ट तुमको इस काम को करने के लिए अलाउ करता है, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ नहीं है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कंपनीज एक्ट, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी के कंपनीज एक्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंसिडेंशियल और कंसिक्वेंशियल इफेक्ट्स। The incidental effects of an ultra virus act are not invalid unless expressly prohibited by the Companies Act 2013. Incidental effect है, incidental और consequential effect मतलब कुछ काम जो हुआ है जो अल्ट्रा वायरस नहीं है, कुछ काम कुछ कंडक्ट तुमने किया है जो कि अल्ट्रा वायरस नहीं है, जो कि इनवैलिड नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको इनवैलिड जो है वो मतलब निकल के आता है, ठीक है। कोई भी तुमने काम किया है, कोई भी तुमने कंडक्ट किया है जो कि अल्ट्रा वायरस नहीं है, ठीक है, लेकिन उस काम के कारण जो रिजल्ट निकला वो अल्ट्रा वायरस दिखता है। और ये अल्ट्रा वायरस तभी होगा, ये हम लोग एक्सेप्ट तभी करेंगे अगर ये वाला अल्ट्रा वायरस जो रिजल्ट है ना, ये अगर कंपनीज एक्ट कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अगर अगेंस्ट है तब जाके अल्ट्रा वायरस होगा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अगर कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट नहीं कर रहा है कि ये मत करो या फिर कुछ भी, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? द इंसिडेंशियल इफेक्ट ऑफ एन अल्ट्रा वायरस एक्ट और नॉट वैलिड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी तुम काम कर रहे हो जो एक्सप्रेसली कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट नहीं करके रखा है, तो वो चीज़ जो है अल्ट्रा वायरस नहीं होता है, वो चीज़ उसके रिजल्ट्स भी अल्ट्रा वायरस नहीं है और वो भी अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। द इंसिडेंशियल इफेक्ट समझ में आ रहा है ना, ये तुमको समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक है डायरेक्टर्स अनऑथराइज्ड बट इंट्रा वायरस एक्ट। इफ डायरेक्टर्स एक्ट बियॉन्ड देयर ऑथोरिटी, ये भी तो अलाउड नहीं है। डायरेक्टर्स को अपने ऑथोरिटी के अगेंस्ट काम करना ये भी तो अलाउड नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स ने अपने ऑथोरिटी के बाहर काम किया, लेकिन विद इन द पावर काम किया। पकड़ लो, डायरेक्टर्स के अलग अलग कार्य होता है, डायरेक्टर्स के अलग अलग भाग होते हैं। डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, फिर तुम्हारा जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, एक विमेन डायरेक्टर हो गया, समझ में आ रहा है, एक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर हो गया। तो इनके सबके अलग अलग रोल होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग रोल होते हैं। किसी ने अगर अपने रोल के बाहर जाके कुछ काम कर दिया तो क्या वो अल्ट्रा वायरस है? क्या नहीं। तुम डायरेक्टर हो, तुम हो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, तुमने अब सर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या है? वो अलग अलग डायरेक्टर्स है, वो हम लोग जब डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना समझो, कोई भी डायरेक्टर अगर अपने काम से बाहर जाके कोई काम करता है वो इनवैलिड तब तक नहीं है जब तक वो कंपनी के पावर के अंदर है। उसने काम जरूर बाहर का किया, अपने कैपेसिटी के बाहर का काम किया, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी में वो काम हो सकता है, तो वो रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर। वो काम रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन लगाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे एंड शेयर होल्डर बोलेंगे चलो ठीक है, तुमने जो काम किया है तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर लेकिन कंपनी की कैपेसिटी के अंदर था, कंपनी के पावर के अंदर था, वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है सर? समझाओ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक समझेंगे। सबसे पहले वर्ड समझो, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है सर? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। ये याद रखना। क्या बताओ? स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है? स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। अब इसका मतलब ये है सर, जो ये इंडोर मैनेजमेंट है ये एक प्रिंसिपल है, ये एक स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। हाँ करेक्ट। इंडोर का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर का मैनेजमेंट, अंदर
का मैनेजमेंट। समझ में आया? अब इस प्रिंसिपल को समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं तुमको बुक से पढ़ा दूंगा, ये बुक वाला ही है जो मैंने लिखा है। अब बुक वाला पढ़ाऊंगा तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब तुमको वो जो वैल्यू है इंटरप्रिटेशन का वो तुमको समझ में आएगा कि सर का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कॉर्पोरेट लॉ दैट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। इट इज ऑल्सो नोन एज द Turquand rule after the landmark case Royal British Bank versus the Turquand under the Companies Act 2013. This doctrine is implicitly recognized and continues to apply. अच्छा सर, कुछ समझ में आया? हाँ जी सर, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को समझ में आया कि सर ये बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। सीधी बात मैं तुमको बताता हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है? देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुमको। ये है कंपनी, ये कंपनी कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड डील कर, पकड़ लो ये कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चर करता है, टाटा स्टील है ये कंपनी, स्टील मैन्युफैक्चर करता है। तुमको चाहिए होता है स्टील, तुम जाओगे इस कंपनी के पास, तुम कंपनी के पास जाओगे। अच्छा एक चीज़ करो, तुमको बिजनेस देना है इस कंपनी को, तुमको बिजनेस करना है इस कंपनी के साथ, तुम्हारे पास है फंड, ठीक है, और तुमको स्टील खरीदना है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या रखोगे कि एक अच्छे कंपनी के पास जाएंगे, स्टील खरीदेंगे, आ जाएंगे और प्रॉपर से एग्रीमेंट करेंगे, सो दैट मेक श्योर करूं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, तुमने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तुमने एग्रीमेंट कर लिया। अब जिस दिन तुमको स्टील मिलना था, तुमने जो है ये 100 रुपये जितना भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया स्टील के ऊपर, इन्वेस्ट कर दिया, उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया और तुमको स्टील मिलना था, लेकिन तुमको स्टील नहीं मिला। बाद में जाके तुमने जांच पड़ताल किया तो तुमने देखा कि कंपनी के जो अंदर का जो मैनेजमेंट है, इंडोर का जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे कुछ रूल्स नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो लोग तुमको सप्लाई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है। इंटरनल वर्क्स जो है ना, उनका जो इंटरनल वर्क्स है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तुम कंपनी में जाके उनसे पूछो कि तुम्हारा इंटरनल वर्क्स प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, मैं क्यों जाके कंपनी से पूछूं, ये उनका निजी मामला है कि उनका इंटरनल वर्क्स हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपको तो बिजनेस में घाटा हो गया ना, तो क्या अब तुम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो? आंसर है यस, केस कर सकते हो, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को बचाता है। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि इंडोर का जो मैनेजमेंट है वो तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी अगर बोले कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है कि तुम आके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार के वार्तालाप नहीं हो सकता। क्योंकि ये हम मान के चलेंगे जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, वो मान के चलेगा कि भैया तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जाके तुमसे पूछूंगा तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, राइट? तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में तुम्हारा जीत होगा। किसका जीत होगा? जिसने पैसा लगाया, जिसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये इंटरनल मैटर्स में ये क्यों देखेगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोग थोड़ा आगे जाके आराम से समझेंगे इसको। और key aspect of the doctrine of indoor management, protection for outsiders. The doctrine ensures that individuals या फिर entities जो भी डील कर रहा हो कंपनी के साथ are not required to investigate its internal working or procedures. रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम इंडिविजुअल हो एंटिटी हो, तुम डील कर रहे हो कंपनी के साथ और तुम जाके उनके इंटरनल वर्क्स को इन्वेस्टिगेट करोगे, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी ऐसा नहीं कह सकता कि तुमको आके देखना चाहिए था हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये तो बकलोल वाला बात हो गया, राइट? तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद outsiders can assume that the company's internal requirement have been duly complied with even if they have not. तो जो आउटसाइडर्स है ना, वो अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का इंटरनल रिक्वायरमेंट तो वो लोग प्रॉपर तरीके से, भाई रिटर्न भरना वो सब तो तुम्हारा काम है, वो मैं थोड़ी ना आके देखूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुमको बताना है
ये चीज़ हमको इंडोर मैनेजमेंट बताता है कि भैया ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करके रख। जब जहाँ तक बात है इंटरनल मैनेजमेंट का, वो तुमको पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हो। कंपनी ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तुमको देखकर बिजनेस करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी। समझ में आ रहा है? तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को। बताओ एक चीज बताओ, ये डॉक्ट्रिन ये प्रिंसिपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर आउटसाइडर्स के लिए पॉजिटिव, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए तो नेगेटिव है सर, ठीक है ना, नेगेटिव डॉक्ट्रिन है। अच्छा, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए पॉजिटिव है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात एकदम नहीं है सर, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसी का एक और पॉइंट है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 पॉइंट है। प्रिजम्पशंस ऑफ रेगुलरिटी का मतलब होता है कि रेगुलरली कंपनी जो डे टू डे वर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो तुम कैसे प्रिज्यूम करोगे? वो तो तुम सोचोगे कि हाँ सही से वो काम कर रहे होंगे। तो इट प्रिज्यूम्स दैट कंपनीज इंटरनल डिसीजंस एंड प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड करेक्टली। हम लोग तो भैया यही अज्यूम करके जाएंगे ना, तुम अपना जितना भी इंटरनल डिसीजंस है, प्रोसीजर्स है, वो करेक्टली ले रहे हो। अपने को क्या मालूम होगा तुम्हारे कंपनी के अंदर तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, an outsider can assume that the person was duly authorized even if there was an internal irregularity। समझ में आ रहा है? तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया एक ऑथराइज्ड पर्सन ने, ठीक है, वो नॉर्मली एक ऑथराइज्ड पर्सन है, एक सीए ने पकड़ लो साइन कर दिया तुम्हारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर एक सीएस ने साइन कर दिया तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट। वो सीएस है या फिर सीए है, मतलब ये ऑथराइज्ड है, वो साइन करने के लायक है, राइट। अब बात ये है कि क्या कंपनी ने उसको अथॉरिटी दिया है साइन करने के लिए, वो भैया तुम्हारा मैटर है। अपने को क्या मालूम? अपने को इतना मालूम कि भैया तुम सीएस हो तो तुम साइन कर सकते हो, तो हमने साइन करवा के लेकर आ गए। समझ में आ रहा है? तो इंटरनली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मेरे को से फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ रहा है? प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशन टू एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। याद रखना जितने भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होंगे इसी के ऊपर ये अप्लाई होगा इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि देखो एक्सटर्नल वाला बंदा ही तो इंटरनल वाला बात नहीं जान पाएगा ना। ये है तुम्हारा कंपनी, ये है एक्सटर्नल वाला बंदा, वो आके काम कर। इस इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? एक्सटर्नल वाले बंदे को, राइट, ठीक है। एक्सटर्नल वाला बंदा इंटरनल वाले बंदे के साथ, मतलब कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट करे तो एक्सटर्नल को प्रोटेक्ट करेगा कौन? इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन अगर पकड़ लो इंटरनल वाला बंदा ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो भैया इंटरनल वाला बंदे को तो सब कुछ पता है कि कंपनी में सब कुछ सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वो अगर इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प लेना चाहिए तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद ही इंडोर वाला बंदा है। समझ में आ रहा है? इंटरनल वाला बंदा है। The doctrine applies only to external transactions and does not protect those who have actual knowledge of internal irregularities। और ये प्रोटेक्ट नहीं करता उन लोगों को जिनके पास एक्चुअली में नॉलेज है इरेगुलरिटीज का, इंटरनल इरेगुलरिटीज का नॉलेज है, और हु आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज। और अंदर में कंपनी के अंदर में इंटरनली जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, उसमें तुम इन्वॉल्व हो तो तुमको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोर मैनेजमेंट नहीं आएगा, ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये नेपो किड्स के लिए नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कुछ एक्सेप्शंस है इंडोर मैनेजमेंट का। इंडोर मैनेजमेंट का क्या बताओ? एक्सेप्शंस है। अच्छा, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सबसे पहला, तुम आउटसाइडर जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज था इरेगुलरिटी का। तुम आउटसाइडर जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज था। अगर तुम आउटसाइडर हो और तुम्हारे पास नॉलेज भी था इरेगुलरिटी का, तो तुम बच नहीं सकते, तुमको इंडोर मैनेजमेंट बचाने नहीं आएगा, ये इंडोर मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। अच्छा, इसको कट कर दो, ये वाले पॉइंट को कट कर दो, ठीक है, ये प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स को करेंगे। अच्छा, पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तुम आउटसाइडर हो भैया, इनसाइड में इरेगुलरिटी हो रहा है, ये तुमको पता नहीं है, फ्रॉडरी। अगर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट तुम प्रेजेंट कर रहे हो वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ वो फ्रॉड्स है, ठीक है, तो वो फॉर्ज्ड अगर है, मतलब वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो तुम कैसे इंडोर मैनेजमेंट का, तुम खुद चीटर हो, तुम कैसे कंपनी को कह सकते हो कि उसने चीट किया? समझ में आ रहा है? या फिर कंपनी का गलती है, तुम खुद चीटर हो, फॉर्जरी कर रहे हो।
नेग्लिजेंस, तुम जो नेसेसरी चीज़ें तुमको देखना चाहिए था तुम उस चीज़ों में नेग्लेक्ट किए, नेग्लिजेंस किए। समझ में आ रहा है? तुमने उन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया। कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो तुमको, कोई भी तुम देखो नेसेसरी, अब तुम पूछोगे सर वो नेसेसरी चीज़ें क्या है? हर एग्रीमेंट का अलग अलग नेसेसिटीज़ होते हैं कि तुमको ये देखना होता है वो देखना होता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि तुमको ये चीज़ ही देख कर जाना है। हर एग्रीमेंट का, हर टाइप ऑफ बिजनेस का अलग अलग होगा। तो तुमने जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो तुमको देखना चाहिए था, अगर तुमने वो नहीं देखा तो डेफिनेटली वो नेग्लिजेंस के अंदर आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, भैया तुम एजेंट हो कंपनी का, तुम कंपनी का अगर एजेंट हो तो तुमको तो इंटरनल मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये डॉक्टर और इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। अच्छा, और ये वाला पॉइंट इसको भी कट कर दो, ठीक है? ये 2 पॉइंट कर दो, बाकी ये 4 जो है ये तुमको पढ़ के जाना है फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बहुत बवाल है ये भैया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये तुमको, ये तुम्हारा, एक सेकेंड इसका एक्सेप्शंस तो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ओके 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 ओके, नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भाई मेरे, ये कंपनी का डॉक्ट्रिन है, कंपनी के हित के लिए, कंपनी के लिए पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि कंपनी का जो एमओए है, एओए है, ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट भाई मेरे। ये क्या है बताओ? ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। तो जब कभी भी तुम कंपनी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, ये तुमको पढ़ के जाना होता है। एमओए एंड एओए ये तुमको जान के जाना होता है कि कंपनी का क्या पावर है, नहीं है। पकड़ लो, कंपनी बनाता है स्टील, और कंपनी के पास तुम चले गए रबर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लेकर, रबर, लेकिन कंपनी बनाता है स्टील। कंपनी के एमओए में लिखा है कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव है स्टील मेकिंग, स्टील बनाता है स्टील। तुम चले गए रबर का बिजनेस लेकर, कंपनी का कोई वहां पे फ्रॉड बंदा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे, 10 करोड़ रुपए भेज दो हमारे अकाउंट पे, तो तुमने 10 करोड़ रुपए भेज दिया। क्या बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या तुमको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। वो प्रोटेक्ट करेगा कंपनी को। भैया तुमको पता होना चाहिए ये कंपनी जो है ये रबर नहीं बनाता, ये स्टील बनाता है। समझ में आ रहा है? समझ में, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। देखो की पॉइंट्स देखो, public document, the MOA and AOA are public documents that can be inspected by anyone. Outsiders are presumed to have read and understood them. Outsiders को हम लोग presume करते हैं कि उन्होंने ये पढ़ के रखा है और उन्होंने understood किया है उस चीज़ को। Constructive notice. Outsiders are deemed to have constructive notice. Constructive notice का ही मतलब ये होता है कि ये जो हम लोगों ने एमओए एओए पब्लिक डोमेन में डाल रखा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये एक नोटिस है, एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो आउटसाइडर्स को जानना है, आउटसाइडर्स को पढ़ना है हमारे साथ बिजनेस करने से पहले। ये हर कंपनी का नियम है। द कंपनीज पावर एज पर द एमओए, द ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू डायरेक्टर्स एज पर द एओए। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या क्या रहेगा? एमओए रहेगा, एओए रहेगा। तुमको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास पावर क्या है काम करने का, वो क्या वो रबर बनाता है नहीं बनाता है, ये तुमको पता चल जाना चाहिए। और एओए कौन से डायरेक्टर का क्या तुम्हारा राइट है, पावर्स है, वो भी तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम रॉन्ग डायरेक्टर्स के साथ एग्रीमेंट करके आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है फॉर हुम, फॉर द कंपनी। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखो कॉन्सिक्वेंस तो कंपनी को भी भुगतना होगा ऑब्वियसली। सुनो, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बियॉन्ड द कंपनीज पावर और डायरेक्टर्स अथॉरिटी, द आउटसाइडर्स कैन नॉट एनफोर्स इट। कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं कर पाएगा। इस एग्जाम्पल को गोली मारो, मैंने जो रबर एग्जाम्पल के बारे में बताया उसको सोचो, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चर करता है स्टील और कंपनी नहीं बोल सकता नहीं मैंने 10 करोड़ का एग्रीमेंट किया, मेरे को रबर बना के दो तुम, और कंपनी बनाता नहीं है रबर, तुम बना के दो। इस प्रकार से वो एनफोर्स नहीं कर सकता अपने राइट्स को। समझ में आ रहा है? उसको राइट नहीं मिलेगा। हाँ, उसको रिफंड ज़रूर मिल जाएगा 10 करोड़ रुपीज़ विद इंटरेस्ट, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का, बताओ ना, किसी भी प्रकार का रबर बनाने का फोर्स नहीं कर सकता कंपनी को, क्योंकि कंपनी रबर बनाता ही नहीं है। एग्जाम्पल्स है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इसको एक बार रीड कर लेना है। कुछ हम लोग रीड देंगे सो दैट तुम्हारा दिमाग भी खुले, क्योंकि मैं ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए जो तुमको सिखाए और तुमको समझाए और तुमको थोड़ा ढकेले कि तुम ये करके देखो, पढ़ के देखो। ठीक है,
नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है ना, वही है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, कभी भी कंपनी, ये है तुम्हारा कंपनी, ठीक है, और ये है तुम्हारे पुलिस ऑफिस, ये है तुम्हारे डायरेक्टर्स, दोनों के बीच में क्या है बताओ? वेल है, पर्दा है, ये ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। कभी भी अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि नहीं डायरेक्टर्स छुप रहे हैं, कंपनी की पीठ पीछे छुप रहा है, वो खुद कुकर्म करके वो खुद छुप रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, लॉ क्या करेगा, इस वेल को उठा देगा। उसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल ऑल्टर ईगो जो है, ये एक प्रकार का लीगल प्रिंसिपल है, जो हम लोग लीगल भाषा है, लीगल वर्ड है, वही है ऑल्टर ईगो का। ये क्या करता है? ये उस वेल को उठा देता है, वो डिसरिगार्ड कर देता है कि भैया डायरेक्टर्स एंड कंपनी के बीच में किसी भी प्रकार का जो है सेपरेट चीज़ वो नहीं है, दोनों एक है। कंपनी भी एक है एंड डायरेक्टर्स भी एक है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स दोनों एक है, ये मान के चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो कब यूज़ होता है? जब पुलिस ऑफिसर, लॉ मेकर्स, लॉ को लगता है कि भैया ये डायरेक्टर्स जो है वो कुछ छुप रहे हैं, वो ये इस डॉक्ट्रिन के पीछे, इस पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, इसलिए ये डॉक्ट्रिन लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू डिसरिगार्ड द सेपरेट। मानते ही नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम लोग मानेंगे ही नहीं कि तुम लोग सेपरेट हो, क्योंकि तुमने कुछ कुकर्म करके रखा है, तो सेपरेट नहीं है। नॉर्मली हमको अपने को ये तो पता है ना कि डायरेक्टर एंड कंपनी सेपरेट होता है, कंपनी को जो चलाते हैं एंड कंपनी खुद एक लीगल जो है आइडेंटिटी है कंपनी का, ये मानेंगे नहीं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो में। डिसरिगार्ड्स द लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी एंड होल्ड इट्स शेयर होल्डर्स, और उसके शेयर होल्डर्स को धर पकड़ते हैं, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को पर्सनली लाइबल बनाते हैं फॉर द कंपनीज एक्शन और डेट्स। कंपनी के एक्शंस एंड डेट्स को, सुनो ना, कंपनी के जो एक्शंस है जिसके कारण वो डूब रहा है, डेट्स है, उसके लिए पर्सनली लाइबल किस किस को बनाता है? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, सबको धर पकड़ते हैं। समझ में आ रहा है? This doctrine is applied when a company is used as mere alter ego or instrumentality of its owners and the corporate veil is abused to commit fraud. कॉर्पोरेट वेल को अब्यूज़ किया गया है। ये जो पर्दा मैंने डाल रखा था, इसको तुमने अब्यूज़ किया, इसको तुम फ्रॉड काम के लिए यूज़ कर रहे हो। ये जो पर्दा है, जिस पर्दे के कारण तुम मतलब कौन? ये डायरेक्टर, शेयर होल्डर, फिर तुम्हारा कंपनी का ऑफिसर्स, ये अलग आइडेंटिटी है और कंपनी अलग आइडेंटिटी है, ये तो मान के चलता है क्योंकि पर्दा है दोनों के बीच में। इसको तुम मिसयूज़ कर रहे हो, तुम कंपनी से उल्टा सीधा काम कर रहे हो कंपनी में, और तुम मज़े ले रहे हो, और कंपनी का वो पैसा जो है तुम अपने जेब में घुसा रहे हो, और कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी डूब रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग इस पर्दे को उठा देंगे, क्योंकि तुम अब्यूज़ कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, फ्रॉड कमिट कर रहे हो, इवेड कर रहे हो लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है तुमको याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब यही होता है कि जब कभी भी, ये एक प्रिंसिपल है जो डिसरिगार्ड कर देता है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कॉरपोरेशन का, कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है, ये डिसरिगार्ड कर देता है, ये मानता नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। और ये यूज़ कब किया जाता है? ये यूज़ तब किया जाता है जब अब्यूज़ होता है कॉर्पोरेट वेल का अब्यूज़ होता है। जब कॉर्पोरेट वेल का अब्यूज़ होता है और कमिट करते हो तुम फ्रॉड, लीगल ऑब्लिगेशंस, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशंस है वो तुम नहीं मानते हो, ठीक है। सर्कमवेंट द लॉ का मतलब होता है तुम लॉ को नहीं मानते हो, लीगल ऑब्लिगेशंस को तुम जो है फॉलो नहीं करते हो, ये सारा चीज़। क्या समझ में आ रहा है? की प्रिंसिपल समझो। नॉर्मली अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी शील्डिंग शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम लाइबिलिटी। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट का जो एक पर्दा है उसको लिफ्ट कर देता है, होल्डिंग देम पर्सनली लायबल फॉर फ्रॉड्यूलेंट और अनजस्ट एक्शन, होल्डिंग देम पर्सनली लायबल फॉर फ्रॉड्यूलेंट और अनजस्ट एक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हेन इज इट अप्लाइड? कोर्ट्स अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन व्हेन there's no clear distinction between the company and its stakeholders. Shareholders, directors use the company as a front for personal gain and fraud कर रहे हैं, और कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि
अपने लिमिट के बाहर जाके जो शेयर स्टेक होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, उन्होंने काम किया है जो उनके हित के लिए है, फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसका एक फेमस केस लॉ है लेनार्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड 1915। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ, ये सेम है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब देखो ये पर्दा है, ठीक है, ये पर्दा है, पर्दे के उस तरफ है डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ऑफिसर्स, पर्दे के इस तरफ है कंपनी। पुलिस ऑफिसर को जब दिख नहीं रहा कि कंपनी में फ्रॉड किसने कंडक्ट किया है, क्योंकि कंपनी सब कंपनी का दोष दे रहे हैं, भैया कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन तुम लोग तो नेचुरल पर्सन हो ना, तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, या तो इस पर्दे को हटा देगा क्योंकि इनको पकड़ना है, इनको देखना है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करना होगा, कॉर्पोरेट वेल को उठाना होगा। सर सच्ची में ऐसा पर्दा होता है क्या? ये थ्योरी है भाई मेरे, ये थ्योरी है, ये होता है लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, या तो पर्दे को उठा सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, या तो पर्दे के अंदर एक ऐसा बड़ा सा छेद कर देंगे, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग मतलब छेद, जैसे कि एयर पियर्सिंग कहते हैं हम लोग, कान का पियर्सिंग करते हो तुम लोग बचपन में, कान के पियर्सिंग तुम्हारा हुआ होगा, नानी ने किया होगा, वो छेद कर देना, समझ में आ रहा है, छेद कर देना, पर्दे में छेद कर देना, सो दैट आर पार देख पाए कि कौन है वो बंदा जिसने क्राइम कंडक्ट किया है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये पूरा चीज़ तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये एक ही है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास में ही, ये क्या है नहीं है, ये पूरा होमवर्क रहेगा, इसको तुम बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ये एक ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये इतना ही है, यहाँ पे ख़त्म तुम्हारा चैप्टर। और कुछ क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, कुछ ना डेफिनेशंस है, जैसे कंपनी का डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन, ये सारा हम जब वो एक एक चैप्टर करेंगे ना अच्छे से, वो हम लोग देख लेंगे, वहीं से कर लेंगे। नोट्स तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे एप्लीकेशन से, फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भैया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।